स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 जो है वेव ऑप्टिक्स। ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है जिसके अंदर हम वेव ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन, हाइगन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी हम इंट्रोडक्शन करेंगे वेव्स का। क्या है वेव, क्या है लाइट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन। लाइट एक एनर्जी है जो किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसवर्स मोशन में ट्रैवल करती है, राइट। एंड लाइट नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स स्पीड। अपनी स्पीड के लिए वो डिपेंड करती है कि किस मीडियम में, कैसा मीडियम का नेचर कैसा है, जिस मीडियम में वो जा रही है वो डेंसर है या रेयरर है। ठीक है, बट हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट एक फॉर्म ऑफ वेव है। लाइट एक फॉर्म ऑफ वेव है एंड इसे किसी ना किसी मीडियम की जरूरत है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल ने क्या बोला था, हाइगन्स ने क्या बोला था कि आपके एंटायर स्पेस में, पूरे स्पेस के अंदर एक हाईली इलास्टिक एंड लो डेंसिटी का एक मीडियम है। लो डेंसिटी का मीडियम है जिसे आप बोलते हो ईथर मीडियम, जिसके थ्रू आपकी लाइट सन टू अर्थ ट्रैवल करती है, राइट। क्लियर। क्या था, हाइगन्स ने बोला था क्योंकि हमें पता है स्पेस के अंदर आपका कोई मीडियम नहीं होता, बिकॉज हम वहाँ पर बोलते हैं कि वो वैक्यूम है। बट अकॉर्डिंग टू हाइगन्स, हाइगन्स ने बोला था कि वहाँ पर ईथर मीडियम है। ईथर मीडियम बहुत ही हाईली इलास्टिक है एंड लो डेंसिटी का मीडियम है जिसके थ्रू लाइट हमारी सन टू अर्थ तक ट्रेवल करती है। तो चलिए अब हम इसके आगे के टॉपिक्स करते हैं। तो फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन बेस पे वेव फ्रंट। क्या है वेव फ्रंट? अ वेव इज डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस लोकस ऑफ all particles of a medium which are vibrating in the same phase। कोई वेव का वो लोकस पॉइंट जो किसी सेम फेज के अंदर ही ट्रेवल करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी का एक बकेट लेते हैं या फिर पानी को एक किसी बड़ी जगह पर देखते हैं, तो उसमें एक जगह से आप जब पानी को टच करते हैं तो उसकी वेव्स बहुत दूर तक जाती है मैक्सिमा और मिनिमम के फॉर्म में, राइट। जब आप सपोज आपके पास यहाँ पर ये पानी का तालाब है, यहाँ पर आप पानी को थोड़ा सा हिला देते हैं तो इसकी वेव इस टाइप से पूरी जगह पर फैल जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट पर हमने वेव प्रोड्यूस की एंड वो वेव्स, वो पार्टिकल्स, वो वेव्स मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं सेम प्लेन के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो उसको आप क्या बोलोगे, वेव फ्रंट। मतलब एक पॉइंट पर अगर वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, एक पॉइंट पर अगर मोशन प्रोड्यूस हो रहा है तो सेम प्लेन के अंदर वो मूव करता चला जाता है। क्लियर। अब देखिए वेव फ्रंट के टाइप्स भी होते हैं जो कि इनके सोर्स ऑफ लाइट के डिपेंड पर रहते हैं। टाइप्स ऑफ वेव डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द सोर्स लाइट, मतलब आप जो सोर्स लाइट का उसके दे रहे हो वो उसकी शेप पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है आपका स्फेरिकल वेव। स्फेरिकल वेव में क्या होता है, इसमें आपका जो पॉइंट सोर्स है वो मीडियम में है, जो आपका पॉइंट सोर्स है वो मीडियम में है एंड इसकी जो वेव्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं सेम डिस्टेंस पर चारों तरफ, जो मिलकर क्या बना रहे हैं, आपकी स्फेरिकल फॉर्म बना रहे हैं, राइट। एंड ध्यान दो कि इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट है वो आपका एक पॉइंट सोर्स है, वो आपका कैसा है, एक पॉइंट सोर्स है। उसके बाद है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसके अंदर आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो लीनियर है, लीनियर लाइक अ स्लिट के अंदर से अगर आप लाइट को मूव करवाते हैं, लाइट को पास करवाते हैं तो वो आपको लीनियर ही दिखती है। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो वेव फ्रंट है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन में व्हेन अ मूव, कोई भी पॉइंट सोर्स, पॉइंट है या लीनियर है, कोई भी आपके पास लाइट सोर्स है बट एक डिस्टेंस पर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, उसको आप क्या कहोगे, प्लेन वेव फ्रंट। अगर दूर से कहीं से लाइट आ रही है तो वो आपको एज अ प्लेन ही नज़र आती है, प्लेन सरफेस से
नजर आती है इस टाइप से, ठीक है। एंड यहाँ पर जितनी भी ये स्ट्रेट लाइंस हैं, जितनी भी ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ये सब वेव्स हैं। ये सब वेव्स जो हैं वो आपकी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका वेव फ्रंट था, ठीक है, एंड ये आपकी वेव्स थी, ये इसके ऊपर कैसा है, कैसी हैं ये, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जितनी भी आपकी स्ट्रेट लाइंस है या फिर वेव्स हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं किसके, वेव फ्रंट के, वो परपेंडिकुलर होती हैं किसके, वेव फ्रंट के। यहाँ तक क्लियर। तो चलिए अब हम आगे करते हैं, आगे का इसका टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। सपोज सॉरी, आपके पास ये एक वेव फ्रंट है एंड ऑन द गिवन वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, किसी भी पॉइंट पर, गिवन वेव फ्रंट पे किसी भी पॉइंट पर एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, ये एक्ट करता है एज अ न्यू डिस्टर्बेंस, मतलब इस पॉइंट ऑफ सोर्स से भी आगे वेव निकलती हैं इस टाइप से, ठीक है। ये आपका पहले वेव फ्रंट था, इस वेव फ्रंट पर भी मैंने कोई पॉइंट लिया है एंड इस पॉइंट से भी आपकी वेव्स ओपन हो रही हैं, वेव्स आपकी प्रोपोगेट हो रही हैं, क्लियर। Then this wavefront is known as primary wavefront and these waves are known as secondary wavelets. Secondary wavelets. इनको आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी वेवलेट्स, इसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी वेवफ्रंट, क्लियर। ये थी आपकी हाइगेन्स प्रिंसिपल की थ्योरी। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक वेवफ्रंट है देन उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट आपका एक्ट करता है एज अ फ्रेश पॉइंट, एज अ फ्रेश सोर्स पॉइंट, जिससे आपकी आगे और न्यू डिस्टर्बेंस या न्यू वेव्स प्रोपोगेट हो रही हैं, क्लियर। तो अब देखिए, अ सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेव्स टेंजेंशियली in the forward direction at any gives the new wavefront at that instant। मतलब अगर इनको कोई टेंजेंशियली टच करता है, कोई सरफेस इनको सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता है टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन यहाँ पर आपका एक न्यू वेव फ्रंट उसी वक्त तैयार हो जाता है, क्योंकि देखो इस सरफेस ने इन वेव्स को टच कर लिया तो सिंपल सी बात है ये भी आपका क्या बन गया, एक वेव फ्रंट बन गया। अब इस पे भी आगे कोई पॉइंट बन रहा है तो वो भी क्या करती है, अपने आप को आगे प्रोपोगेट करवाती है, ठीक है, वो भी अपने वेव्स को आगे क्या करती है, प्रोपोगेट करवाती है। तो चलिए इस बात को और अच्छे से क्लियर करते हैं। मैंने यहां पर लिया आपका एक वेव फ्रंट ए बी, ये ए है, ये है मेरा बी, ठीक है। इस पे मैंने पॉइंट्स ले लिए थे 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे जो मैंने वेलोसिटी ली है, वेलोसिटी होगी मेरी c, ठीक है, एंड एट इंस्टेंट टाइम t सेकेंड्स, टाइम्स मैंने क्या ले लिया, t सेकेंड। तो मेरा जो ये डिस्टेंस होगा, जो मेरा वेव फ्रंट से इस पॉइंट तक का जो ये डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस सिंपल सी बात है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी आपकी क्या है c, तो c क्रॉस t। तो यहाँ पर जो ये रेडियस है इन सर्कल्स का, इन छोटे छोटे सर्कल्स का जो ये रेडियस है वो क्या है आपका c क्रॉस t। एंड इस सर्कल से, इन छोटे छोटे सर्कल से सरफेस से मिला के मैंने एक और लाइन ली है, मैंने एक और लाइन बना ली a डैश b डैश, जो कि इन सर्कल्स के सरफेस को टच करते हुए जा रही है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप क्या कहोगे, ये गलत है, ये था आपका प्राइमरी वेव फ्रंट। इसके
यहाँ पर जो ये वेव्स है प्रोपोगेट कर रही हैं, एंड यहाँ से फिर एक मैंने सरफेस बना दिया इनके टेंजेंशियली या इनके सरफेसेस को टच करते हुए। इसको आप क्या बोलोगे? आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? ये था आपका हाइगन्स प्रिंसिपल। इसी के बेसिस पे आप रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन जैसे टॉपिक्स को आगे कवर करते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपका सॉरी इसी बेसिस पर चलता है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन के बारे में हम करेंगे कि वेव्स में रिफ्लेक्शन किस टाइप से होती है। Now your topic is reflection on the basis of wave theory। देखो, आपके पास एक प्लेन सरफेस है या बोल सकते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है M1 M2, ठीक है, एंड उसके ऊपर इंसिडेंस रे है आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? यहाँ पर मैंने एक वेव फ्रंट लिया है AB, मेरा वेव फ्रंट है सॉरी AB। अब AB से जो ये एंगल बन रहा है मेरा, ये है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, राइट। एंड जैसे ही जो मेरी फर्स्ट रे है वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, वो स्ट्राइक कर रही है B डैश पर, या आप ले सकते हो कि जहां से वो जा रही है वहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया B डैश, जो डायरेक्टली परपेंडिकुलर है किस पे, या फिर डायरेक्टली परपेंडिकुलर डाला गया है किस पे, A डैश पे। ठीक है, और ये जो A डैश है ये क्या है, मेरी थर्ड रे का आपका इंसिडेंस का मतलब थर्ड रे जहां पर इंसिडेंस हो रही है वो पॉइंट है। क्लियर? A पॉइंट है, रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, एंड जो थर्ड रे है वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। तो जो ये थर्ड रे का जो इंसिडेंस पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, ये मैंने मान लिया A डैश। अब देखो, मेरा जो वेव फ्रंट था AB, यहाँ से जो वेव्स आ रही थी, यहाँ से देखो पॉइंट D से एंड पॉइंट B से जो ये वेव्स आ रही हैं, जो डॉटेड रेज हैं आपकी, ये कैसी रेज हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब आपने प्राइमरी वेव फ्रंट दे दिया AB है मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट। यहाँ से जो वेव्स आ रही हैं वो प्राइमरी वेव फ्रंट के पहले हैं, एंड प्राइमरी वेव फ्रंट के बाद जो मेरी रेज आगे जा रही हैं, जो मेरी वेव्स आगे जा रही हैं, उनको मैं बोलूँगी सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स। एंड जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, जब मिरर से स्ट्राइक करेंगी, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद जब दोबारा रिफ्लेक्ट होंगी, तो दोबारा रिफ्लेक्शन के ड्यूरिंग यहाँ पर ये एक और वेव फ्रंट बना देंगी A डैश B डैश। क्लियर? इंसिडेंस रेज आ रही थी मिरर ये वेव फ्रंट के सामने से, जो दोबारा से रिफ्लेक्ट हुई वेव फ्रंट से जो निकली, उनको आप बोलोगे सेकेंडरी वेवलेट्स। मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई हैं, रिफ्लेक्शन के बाद आपका दोबारा से वेव फ्रंट बन रहा है A डैश B डैश। इनको तो क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी वेवलेट। एंड इसको आप क्या बोलोगे? वेव फ्रंट, वो भी कैसा? सेकेंडरी। अब क्लियर है? एंड जो ये AB था, जो आपका AB था, ये क्या था मेरा? प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। इसको मैंने सिर्फ रिफ्लेक्शन के अंदर जोड़ा है। रिफ्लेक्शन आपका क्या था? एज यू नो, रिफ्लेक्शन क्या था आपका? भाई कोई मिरर है, इस मिरर पे इंसिडेंस रे आ रही है एंड वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंस थी, इंसिडेंट थी, एंड ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी। अब इसी के अंदर मैंने वेव फ्रंट अप्लाई कर दिया, एक तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से वेव फ्रंट अप्लाई कर दिया, तो जहाँ से ये वेव फ्रंट के बाद जो ये वेव्स आई मिरर से टकराने के लिए, इनको मैंने सेकेंडरी वेवलेट बता दिया।
एंड जब ये टकरा के रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्शन के बाद मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल में या फिर आप बोल सकते हो 90 डिग्री पर मैंने दूसरा वेव फ्रंट लगा दिया ए डैश बी डैश, इसको मैंने बोल दिया सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर? अब देखो जो आपकी सेकेंडरी वेवलेट्स थी वो कहाँ से ड्रॉप हो रही हैं आपकी, पॉइंट डी से, पॉइंट ए से एंड पॉइंट बी से, राइट। मिरर से टकराने के बाद मिरर से कहाँ टकरा रही है, पॉइंट पी पर एंड पॉइंट ए डैश पर। रिफ्लेक्ट होकर कहाँ कहाँ जा रही हैं, यहाँ पर पॉइंट डी डैश पर, पॉइंट बी डैश पर एंड ये थर्ड 3 डैश पर। ठीक है। अब देखो जो आपका ए बी था, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेव्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमारा जो वेव फ्रंट है वो हमारी वेव्स पर परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर था तो आपका जो एंगल बी है वो क्या हो गया, 90 डिग्री का। एंड ऑल्सो आपका जो सेकेंडरी वेव फ्रंट था वो भी तो परपेंडिकुलर होगा आपकी वेव्स के, तो आपका एंगल जो बी डैश है वो भी क्या हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने दो ट्राइंगल्स का यूज किया है। दो ट्राइंगल कौन कौन से, ए बी एंड ए डैश, ए बी एंड ए डैश। सेकेंड ट्राइंगल मैंने लिया ए बी डैश एंड ए डैश। एक तो ये वाला ट्राइंगल लिया है और एक ये वाला ट्राइंगल लिया है। क्लियर? अब यहां पर देखो भाई, जो मेरी वेव्स हैं बी से ए डैश तक, बी से ए डैश तक, अगर वेलोसिटी c है एंड टाइम वो ले रही है t, तो मेरा जो डिस्टेंस होगा b से a डैश तक का कितना होगा, c क्रॉस t। मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। c क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज एंड t क्या है, टाइम टेकन। तो मेरा जो ये डिस्टेंस है b से a डैश तक का वो कितना होगा, c क्रॉस t। एंड जितना टाइम ये रेज यहां पर जाने तक ले रही हैं उतना ही टाइम मेरा ए से बी डैश तक की रेज लेंगी। ए से ये वाली रेज ये भी तो इतना ही टाइम लेगी, ये भी तो टाइम टी ही लेगी। अगर ये टाइम टी ले रही है तो ये भी तो कितना ले रही है, टाइम टी ही ले रही है। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज सेम c। ठीक है। देन मेरा ए बी डैश कितना हो जाएगा, c क्रॉस t। b a डैश कितना है, c क्रॉस t। कैसे, c आपकी वेलोसिटी थी, t आपका टाइम था। एंड ए बी डैश कितना हो गया मेरा, c क्रॉस t, बिकॉज टाइम वो सेम ले रही थी एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज ऑल्सो सेम, राइट। अब उसके बाद देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है। कैसे बन रहा है ये मैंने आपको बताया है भाई। आपकी जो इंसिडेंस रेज होती है उन पर जो परपेंडिकुलर आप डालते हो, उस परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनता है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, राइट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, ये वाला, ये भी इसी टाइप से बनेगा, है ना। तो अब मैंने मेरे ट्राइंगल्स यूज किए हैं। ट्राइंगल दिस वन, ये पूरा यहां तक, ये वाला। एंड एक ट्राइंगल मैंने लिया है ये वाला, ये पूरा। ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आपकी जो साइड है एक तो ये और एक ये सेम है। ए बी डैश ए इज इक्वल टू ए बी डैश, क्या थी आपकी सी क्रॉस टी, राइट। एंगल बी और एंगल बी डैश आपका 90 डिग्री है, मैंने बता दिया कैसे है। अब ये ट्राइंगल्स में क्या बोल सकती हूँ कि कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्राइंगल्स में क्या बोल सकती हूँ कि कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ए एंड ए डैश आर द कॉमन इन दिस लाइन। ए डैश इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। ठीक है। तो इस बेसिस पे मैंने बोल दिया कि जो मेरे ये ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। एंड जो मेरा एंगल होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्यों, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट, इफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर पार्ट्स आर आल्सो सेम। इनके पार्ट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस बेसिस पे मेरा जो एंगल आई है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल आर के इक्वल आ गया। यही आपको प्रूव करना था, यही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
यही होता है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट, अब देखो मेरी जो मिरर है, मेरी एंगल ऑफ मेरा मिरर है, मेरी इंसिडेंस रेज है, मेरा वेव फ्रंट है, जो भी है सब आपका एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है यहाँ, तो है ना, मेरा बोर्ड इसी पर लाई कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मिरर, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये क्या था आपका सेकेंड पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ तक था आज का आपका टॉपिक। कल हम करेंगे इसके आगे का रिफ्रैक्शन एंड इसके आगे की थ्योरीज। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।